हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 11 ग्रेविटेशन चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to study chapter 11 and the chapter name is gravitation. Let's start this chapter. In previous chapter, you have learned that the force is required to change the state of rest or of motion of a body. You are also aware that all objects when dropped from a height fall towards the earth. Why do objects fall towards the earth? You might think that this must be due to some force known as force due to gravity or gravitational force. In this lesson, we will learn about gravitation, force of gravity and motion of bodies under the influence of gravity. We shall also discuss about buoyancy and Archimedes principle. आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। आप लोग अवेयर हो गए हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जब हाइट से गिरता है तो वो टुवर्ड्स अर्थ फॉल होता है, मीन्स अर्थ के ऊपर गिरता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे ही क्यों गिरता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि जरूर कोई फोर्स होगा जो जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर से आते हैं वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से। तो ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लेसन में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी बॉडीज या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन का क्या असर पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें बायोन्सी और आर्किमेड्स प्रिंसिपल को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड। Our topic is force of gravitation. Let's start this topic. It is our everyday experience that bodies thrown vertically upward come back to the earth. Even if an object is dropped from some height, it falls towards the earth. Similarly, tree, leaves and fruits fall towards the earth when they are separated from the branches. Why does it happen so? This must be due to some force acting on the bodies like leaves or fruits. What type of force is acting on them? It was Isaac Newton who answered this question. हम लोगों ने एवरीडे लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस किया कि जितने भी बॉडीज हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं वो वापस कम बैक होता है अर्थ पे। अगर एक जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ के पास वापस जाके गिरता है। इसी तरह से जो ट्री से जो लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो टूट करके अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होते हैं जब वो अपने ब्रांचेस से सेपरेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे कोई फोर्स होगा जो कि इन बॉडीज जो लीव्स और फ्रूट्स की जो बॉडीज है उन पे एक्ट कर रहा होगा। ये किस टाइप का फोर्स है जो उन पे एक्ट कर रहा है? तो ये हमारे आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। There is an interesting story about Newton. It is said that while Newton was sitting under an apple tree, an apple fell on him. The fall of the apple set Newton thinking, why did the apple fall down? If some force is acting on the apple, then it must be in accelerated motion. Let us try to understand this with the help of an activity. तो हम लोग यहाँ पे एक न्यूटन के इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। ये कहा जाता है कि जो न्यूटन थे जब एक बार अपने एप्पल के गार्डन में ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल उनके ऊपर जाके गिर गया। जो एप्पल था उनके ऊपर गिरने के बाद उनकी थिंकिंग को सेट किया कि जो एप्पल वो नीचे ही क्यों गिरा। अगर जो कोई फोर्स है जो एप्पल पे एक्ट कर रहा है तो वो जरूर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हम लोग इस चीज को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। Here it is your activity 11.1. Try to find out. Release a small stone from your hand from a height of about 1 meter. Observe its speed just before it hits the ground. Now, release the same stone from a height of about 5 meters, say from first floor of the house, which is shown in figure 11.1. Again, observe its speed
just before it hits the ground. Ensure that in each case the stone is released without pushing. Did the stone possess the same speed just before it hits the ground in both the cases? In which case the stone strikes the ground faster? Can you identify the force which accelerated the stone? आपको क्या करना है कि एक स्मॉल स्टोन को अपने हैंड में लेना, उसे 1 मीटर की हाइट से रिलीज करना है और आपको उस स्टोन को ग्राउंड को हिट करने से पहले उसके स्पीड को नोट डाउन करना है या फिर ऑब्जर्व करना है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि 5 मीटर की डिस्टेंस हाइट से आपको एक स्टोन को गिराना है या फिर आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से भी एक स्टोन को गिरा कर देख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करना है कि जब वो अपने ग्राउंड को टच करे उससे पहले उसकी स्पीड को नोट डाउन करना है। अब आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों केस में जो आपने स्टोन को गिराया है उसे आपने पुश नहीं किया, उसे आप लोग ने आराम से रिलीज किया हो। जो स्टोन है क्या वो सेम स्पीड से दोनों केस में ग्राउंड को हिट करता है? किस केस में जो स्टोन है वो ग्राउंड को तुरंत हिट करता है? आप इस फोर्स का जो हमारा एक्सेलरेशन है स्टोन पे जो लग रहा है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इन above activity you have observed that the force of attraction due to earth accelerated the stone. Newton knew that bodies fall towards the earth due to force of gravity. He further thought, if the earth can attract an apple or a stone, can it also attract the moon? He was also curious to know whether the same force was responsible for keeping the planets go around the sun in their orbits. तो जो ऊपर एक्टिविटी आपने जो उसमें ऑब्जर्व किया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की वजह से जिसने स्टोन पे एक्सलरेट किया है, तो न्यूटन ये जानते थे कि जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ जब गिर रहे तो ये फोर्स की वजह से हो रहा है। ये फोर्स कौन सा था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने फिर दोबारा सोचा क्या कि अगर जो अर्थ है वो एप्पल या स्टोन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या ये अपनी ओर मून को भी अट्रैक्ट कर सकता है? ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, इच्छुक थे वो कि क्या जो सेम फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वो रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में अपने ऑर्बिट्स के ऊपर। Newton concluded that in order to move in a circular orbit, the moon must be attracted by the earth continuously. Arguing in the same lines, he said that there exists a force between the sun and the planets. The force is known as the gravitational force. He stated that gravitational force exists everywhere in the universe. All objects in the universe attract each other. The interesting aspect of the gravitational force is that it is always attractive, whatever may be the size of bodies. तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि जो एक मून है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जरूर हमारे अर्थ को कंटिन्यूअसली जो हमारा अर्थ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस लाइन को उन्होंने पहले आर्ग्यू किया, फिर उन्हें बताया कि जो फोर्स है वो हमारे सन और प्लैनेट्स के बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्टेट क्या किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे यूनिवर्स के हर एक हिस्से में एग्जिस्ट करता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये बॉडी जो भी किसी भी साइज का वो हमेशा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Now we have interesting topic which is Newton's law of gravitation. On the basis of his observations, Newton expressed the law of gravitation in the language of mathematics. He stated the law as follows. Every particle in the universe attracts each other particle with a force. This force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the two particles mathematically. तो उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्रेस किया मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। उन्होंने क्या स्टेट किया, जितने भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर और ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है अपने ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है।
तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो स्क्वायर, जो भी उनके डिस्टेंस में स्क्वायर प्रेजेंट है उससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो फोर्स है वो लाइन को ज्वाइन कर रहा है टू पार्टिकल्स से मैथमेटिकली। हियर वी हैव to understand this formula, F is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2, और ये किसको डिवाइड करेगा, आर स्क्वायर को। फिर m1 and m2 आर द masses of the two particles separated by a distance r। m1 और जो m2 है वो टू पार्टिकल्स का मास है, और जो कि एक डिस्टेंस जो कि r है उससे सेपरेट किया जा रहा है। और F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r2। तो यहाँ पे जो g है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ और इन द यूनिवर्स। और जो g का वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, या तो वो अर्थ पे हो या फिर यूनिवर्स में किसी भी यूनिवर्स के हिस्से में हो। In SI units, where m is measured in kilogram, F in Newton, R in meter, the accepted value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 nm square kg minus square. As the value of G is very small, you can realize that the force of gravitation between objects of ordinary mass is very weak. तो ऐसा यूनिट में जो हम लोग m को मेजर करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं, और f है जो न्यूटन है, और r है जो कि मीटर में हम लोग करते हैं। जो एक्सेप्टेड वैल्यू है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या है, 6.67 into 10 to the power minus 11 nm square kg minus square। और जो वैल्यू है g का वो बहुत स्मॉल है, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक ऑब्जेक्ट के ऑर्डिनरी मास जो कि उसका बहुत वीक हो। Let us find out how much the force of attraction between you and your friend sitting on the next bench at a distance of 1 meter apart is. If you are of say 50 kg and your friend is of 40 kg, then the force of attraction would be। हम लोग अब क्या फाइंड आउट करेंगे कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके फ्रेंड से, जब आपका फ्रेंड आपसे 1 मीटर की दूरी पे नेक्स्ट बेंच पे आपका बैठा हो, और हम लोग कह सकते हैं कि आप 50 kg के और आपका जो फ्रेंड है वो 40 kg का, तो आप दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा। तो हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फोर्स इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है। और हमारा जो 40 इंटू 40, इसमें 50 इंटू 40 होना चाहिए था, सॉरी 50 ये आपका वेट हो गया, जो 40 है वो आपके फ्रेंड का वेट हो गया। इससे हम लोग जो आर था हमारा नीचे में वो क्या था, डिस्टेंस था। तो आप लोग का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो हम लोगों ने इसे 1 इंटू 1 किया। इसके बाद हम लोगों ने जब इसे सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर है, 113.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके फ्रेंड से। You will appreciate that this force is very weak. It is at least 100 times weaker than the force exerted by a small piece of paper on the pan of a balance. You can also realize how weak the force of gravitation is when you lift a small stone or when a charged comb picks up small pieces of paper. However, the force of gravitation becomes appreciably stronger if masses of the objects are increased. तो आप लोग ये अप्रिशिएट कर रहे हो कि जो फोर्स था वो बहुत ही वीक था। ये 100 टाइम्स उस फोर्स से वीकर है जो कि एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के द्वारा लगाया जाता है एक पैन ऑफ बैलेंस में, जहाँ पे एक तराजू पे एक स्मॉल पीस पेपर डालेंगे तो उस पर कोई भी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो जो पेपर है उसका कितना वेट है। आप लोग अब इसको रियलाइज कर दोगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना वीक होता है। जब आप एक स्मॉल स्टोन को लिफ्ट करते हो, उठाते हो, या फिर एक जो चार्ज कॉम्ब है वो एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को पिक करता है, तो आप लोग ये जानिए कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है जब एक ऑब्जेक्ट के मास में इंक्रीज हो। Here is your example 11.1. Try to solve this example. A boy of 40 kg mass is standing on the surface of Earth. If the mass of the Earth is 6 into 24 or 10 to the power 24 kg and its radius is 6.37 into 10 to the power 6 meter, then find the force of attraction between the boy and the Earth. Take the value of J as 6.67 into 10 to the power minus 11 nm square minus kg माइनस स्क्वायर। तो एक बॉय का जो मास है वो 40 kg है और वो अर्थ सरफेस पे खड़ा है।
अगर अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10⁻24 kg है और उसका जो रेडियस है वो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो हम लोग को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करना होगा कि जो बॉय और अर्थ के बीच में है, और जो हमारा जी यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू हम लोग को क्या लेना है 6.67 इंटू 10⁻11। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप लोग इसे देख के समझिए। मास ऑफ अर्थ उन्होंने लिखा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ द बॉय मीन्स बच्चे का मतलब एक जो लड़का है उसका मास कितना 40 kg है। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द बॉय फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे, जो हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ और बॉय को सेपरेट करा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है जी का, वो कांस्टेंट है, वो हर एक जगह सेम होता है 6.67 इंटू 10⁻11। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन द बॉय एंड द अर्थ। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 394.5 न्यूटन। Now you can appreciate that the force with which the earth and the boy attract each other is more than 1,000 million times stronger than the force of attraction between you and your friend sitting at a distance of about 1 meter from you। अब आप अप्रिसिएट कर सकते हैं कि जो फोर्स लगाया जा रहा है एक अर्थ और एक जो बॉय एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 1,000 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है उस फोर्स से जो आपका और आपका फ्रेंड 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ था। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ is also known as gravity. Thus, when we are dealing with very large masses like the Earth, the Moon, or the Sun, the gravitational force between such objects is quite large. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है उसे ग्रेविटी भी बोला जाता है। और जब हम लोग लार्ज मास जैसे कि किसी लार्ज मास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जैसे कि वो अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वो बहुत ही बड़ा होता है। नाउ based on your understanding, here is your in text question 11.1. Try to solve these questions. Next topic is acceleration due to gravity. Gravity के कारण acceleration हम लोग को पढ़ना है। In activity 11.1, we have seen that the speed of a falling stone increases continuously. From this activity, we concluded that the stone was accelerated due to force of attraction between the stone and the earth. Can we give some special name to this acceleration? This acceleration is called acceleration due to gravity. Is this acceleration large if the stone has a large mass? Do heavier objects fall faster than lighter ones? Let us find out. तो जैसा कि हम लोगों ने एक्टिविटी 11.1 को परफॉर्म करके ऑब्जर्व करा, हम लोगों ने देखा कि फॉलिंग जो स्टोन था वो उसका जो स्पीड था वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। इस एक्टिविटी से हम लोग ने ये कंक्लूड किया कि जो स्टोन था वो एक्सेलरेटेड मोशन में था और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हुआ था स्टोन और अर्थ में। तो हम लोग इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दे सकते हैं। वो एक्सेलरेशन क्या है? उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन में जो स्टोन जिसका लार्ज मास था, तो क्या उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन था वो लार्ज था? क्या जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट से जल्दी गिर जाते हैं? चलिए हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू अनदर एक्टिविटी। The next activity is 11.2. Try to solve and try to understand this activity. Caution: while performing this activity, be careful not to hurt anyone. आप जब ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो आप केयरफुल रहो, आप किसी दूसरे को हर्ट मत करो। Ask one of your friends to stand at the rooftop of a 2-storied building with stones of different masses in 2 hands. Ask him to drop these stones together. Carefully observe falling of the stones. What do you find? Why both the stones reach the ground at the same time? आप अपने फ्रेंड को बोलो कि एक 2 मंजिला बिल्डिंग्स के टॉप रूफ पे वो खड़ा हो जाए और दोनों हाथ में डिफरेंट मास के स्टोन को पकड़े। उसके बाद आप उसे दोनों स्टोन्स को बोलो एक साथ छोड़ देने के लिए और आप उस जो स्टोन जो नीचे गिर रहा है उसे आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। आप क्या पाओगे उसको आपको फाइंड आउट करना है। जो स्टोन्स दोनों है वो क्यों सेम टाइम में ग्राउंड पे हिट हो रहा है। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त पहले देख ले कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ना हो, वरना से उस स्टोन से चोट लग सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो?
According to a story, Galileo dropped different objects from the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove that objects of different masses fall at the same rate. तो एक स्टोरी के अनुसार जो गैलीलियो थे उन्होंने पीसा के लीनिंग टावर से ये इटली के एक पीसा टावर है वहां पे उन्होंने एक उस पे खड़ा होकर उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि जो ऑब्जेक्ट जिसका मास डिफरेंट है लेकिन जब वो हम लोग सेम हाइट से उसे जब गिराते हैं तो उसका जो रेट होता है ग्राउंड को हिट करने का वो सेम होता है। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।